आपने अक्सर ऐसे केसेस देखे होंगे कि 3 महीने 6 महीने बहुत करीब रखते हैं मालिकान एम्प्लॉयज़ को, बाद में वो एकदम कहते हैं नहीं यार ये ठीक नहीं है। एम्प्लॉय जो जब नया ज्वाइन करता है वो बड़ा एक्साइटेड होता है, वो शो करता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ। मैं आपके प्रैक्टिकल उसमें आता है तो वो चीज़ें खुल के सामने आती हैं, तो कहता है ये तो पिक्चर ही डिफरेंट है। आप पहले बिज़नेस एक्यूमेन अपना स्ट्रॉन्ग करें। बिज़नेस क्या चाहता है, बिज़नेस को चलना किस तरह से, पहले ही जाके अपनी जिसे हम कहते हैं बड़के मारना, वो चीज़ें ना करें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर एज ए पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप जो हैं एम्प्लॉय से मालिक तक का सफ़र करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि HR एज ए बिजनेस पार्टनर क्या काम करता है, ये HR डिपार्टमेंट, और एज ए बिजनेस पार्टनर किस तरह का रोल इम्पॉर्टेंट प्ले कर सकता है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है बिलाल फ़ारूक। बिलाल फ़ारूक ने बहुत बड़े बड़े इदारों में काम किया, MNCs में काम किया, नेशनल कंपनीज में काम किया। नाउ अडेज ही इज़ वर्किंग एज ए HR कंसल्टेंट फॉर फ्यू कंपनीज। आइए मिलते हैं बिलाल फ़ारूक साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है एंड आई एम एक्साइटेड कि बड़ा अच्छा सेशन होने वाला है, 10-15 मिनट जो हैं। अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि एक जो एम्प्लॉय है वो जब किसी भी इदारे में काम करता है, ऐसे क्या वैल्यू ऐड करे कि मालिक, ऑनर उसको ऑफ़र कर दे कि नहीं यार अब तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हेयर। मेन चीज़ किसी भी इदारे में कोई भी अगर एक एम्प्लॉई जो है ज्वाइन करता है, वो उसमें जाए ओनरशिप के साथ। कोई भी काम करता है वो उसकी ओनरशिप ले। द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है बिज़नेस एक्यूमेन, कि आप ये ना समझें कि अगर आप जो पिछला एक्सपीरियंस लेकर आए हैं वो ही इनफ है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उनका स्टाइल ऑफ बिज़नेस डिफरेंट हो सकता है, मुख्तलिफ इस सेंस में होगा कि उनका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर बिज़नेस होता है। तो फर्स्ट थिंग जो होती है कि आपको बिज़नेस नॉलेज गेन करना है। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उनसे सीखें चीज़ें। पहले जाते ही आप अपने जाके ना शुरू करें कि जी मुझे सब कुछ आता है, नहीं, आप उनसे चीज़ें सीखें। कुछ चीज़ें आपको आती हैं, कुछ उनको एक्स्ट्रा ज़्यादा पता है, तो वो चीज़ें मर्ज करके आप वही चीज़ें जब प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो ओनर है, जो CEOs हैं, वो उससे इम्प्रेस भी होंगे, उसको आपका इंकरेज करेंगे कि जी आप चलें इस तरह से, और डेफिनेटली आप भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन अक्सर औकात ये देखा गया है बिलाल कि जब बंदा जाता है 3 महीने 6 महीने तो ऐसे लगता है जैसे जन्नत है, और 7वें 8वें महीने में वो जो कुर्बतें बड़ी होती हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं, और फिर मालिक को लगता है कि नहीं यार ये मेरे काम का नहीं है। तो ऐसा इदारों में क्यों होता है? आपने देखा है MNCs में भी काम किया, आपने नेशनल कंपनीज़ में भी काम किया, तो आपने अक्सर ऐसे केसेस देखे होंगे कि 3 महीने 6 महीने बहुत करीब रखते हैं मालिकान एम्प्लॉयज़ को, बाद में वो एकदम कहते हैं नहीं यार ये ठीक नहीं है। हसन, जैसे अब आपने पहले भी बात की थी, अभी क्वेश्चन जो पिछला था उसमें कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है उसमें ये होता है कि जो एम्प्लॉय जो जब नया ज्वाइन करता है वो बड़ा एक्साइटेड होता है, तो वो शो करता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा। लेकिन जब वो
आपके प्रैक्टिकल उसमें आता है तो वो चीज़ें खुल के सामने आती हैं, तो कहते हैं ये तो पिक्चर ही डिफरेंट है। तो फिर आपको जो है ना, वो जो आपका सुपीरियर है, जो बॉस है, उसको भी डिफरेंस नज़र आता है। तो दैट्स वाई वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। तो उसमें यही है कि जी आप पहले बिज़नेस एक्यूमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करें। बिज़नेस क्या चाहता है, बिज़नेस को चलना किस तरह से, काम वही होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन का सेम काम है, लेकिन बिजनेस एक्यूमेंट के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। तो आप पहले ही जाके अपनी, जिसे हम कहते हैं बड़के मारना, वो चीज़ें ना करें, बिजनेस के साथ साथ चलें। एग्रीड। अच्छा, सही। अच्छा, आप ज़रा हमें ये बताइएगा कि अक्सर ये देखा गया है एचआर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन दे भी बहुत अच्छी देते हैं, प्रेजेंटेशन ले भी बहुत अच्छी लेते हैं, लेकिन नंबर्स, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो उस पर वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जैसे अभी आपने बिज़नेस एक्यूमेंट की बात की, तो बिज़नेस एक्यूमेंट तो नंबर से ही आता है आपको। आप नहीं समझते कि एचआर एनालिटिक्स और इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ज़्यादा जो होता है, हम लोग प्रैक्टिकल पे इन्हिसार करते हैं। जब उसकी रिपोर्टिंग का टाइम आता है तो हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम प्रैक्टिकली काम तो बहुत करते हैं, हम सुबह से लेकर 9 to 5 जो है वो पसीनों पसीन होकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसको एक्सप्रेस करना है कि आपने किया क्या है, तब आपके पास कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ आपकी आती है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट राइटिंग में आते हैं, आप उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जी ये काम आप, फॉर एग्जांपल 100% को आप अपना टारगेट रखते हैं कि जी 100% है, उसमें 10% क्या चीज़ है, 10% क्या चीज़ है, ये परसेंटेज के हिसाब से जब आप करते हैं तो आप स्कोरिंग उसकी जो है वो टाइम टू टाइम कर रहे होते हैं कि जी मेरा 100% में से 10% कंप्लीट हो गया, आज के दिन का टारगेट मैंने 70% किया, 90% किए। वो सारी चीज़ें अगर आप उनको आपने कैलकुलेट की भी हैं तो आपको रिज़ल्ट में वो नंबरिंग भी नज़र आ जाएगी। और सेम चीज़ इसी तरह से कि जी आपका एज ओवरऑल टारगेट बिज़नेस का कितना परसेंटेज है, तो वो डेफिनेटली जब आप उसको फाइनल करेंगे तो आपकी परसेंटेज सामने आ जाएगी और नंबरिंग में आप क्लियर हो जाएंगे कि जी आप कहाँ सही। अच्छा, आपने एमएनसीज में भी काम किया है, नेशनल कंपनीज में भी काम किया, आप किस तरह से देखते हैं सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को? अगर हम बिज़नेस पार्टनर की बात करें, एचआर एज ए बिज़नेस पार्टनर की बात करें, तो किस तरह की रिपोर्टिंग्स जो अवेलेबल थी एमएनसीज में और नेशनल में, कि और नेशनल कंपनीज का भी हमें ये बताएगा क्या इन चीज़ों को इनकरेज किया जाता है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है इनकरेज किया जाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट है। लेकिन चीज़ क्या है कि हमारा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे स्टाइल ऑफ बिज़नेस, हम जब स्टाइल ऑफ बिज़नेस पे आते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग है वो हमारी मर्ज़ी से हो। अब एक सिस्टम है और एक जो आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और एक है जो मैनुअल आप लोग, हमारा माइंड है। हम माइंड में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वहाँ पर आके जो है ना, फिर आप जब सिस्टम में चेंजेस लेकर आते हैं तो जो एक्चुअल उसकी आउटपुट है वो राइट लेफ़्ट हो जाती है, तो वो हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से फिर सिस्टम जो है आप उसे कहते हैं कि इसमें वीकनेस है। वीकनेस उसमें नहीं है, क्योंकि जब आप मॉड्यूल या किसी भी उसका जब आप डिज़ाइन करते हैं उस वक्त आप 10 चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, रिक्वायरमेंट 100 चीज़ों की होती है। तो वो जो 90 का गैप है वो फिर बाद में उसकी वीकनेस में शो होता है। तो इट्स बेटर कि आप एक कस्टमाइज्ड अपना सिस्टम को रेडी करें जो आपके इंटरनल सॉफ्टवेयर्स के साथ इजीली लिंकअप हो सके। जब हम एंड पे आते हैं, सिस्टम लेके चल, सिस्टम बन जाता है सब कुछ, जब हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो फिर वो सारा कुछ जो है आप नहीं उसको पॉजिटिवली रिपोर्ट करते हैं। अच्छा बिलाल, ये भी देखा गया है कि कई ऐसे इदारों में, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर लोग जो हैं वो सिस्टम्स बनने नहीं देते। किचन कैबिनेट होती है, सेट के बड़े क्लोज होती है, आपको भी एक्सपीरियंस रहा है, मुझे भी एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों को डील करने का। तो सेट तो चाहता है, सीईओ चाहता है कि मेरा इदारा आगे बढ़े, लेकिन वो किचन कैबिनेट उस तरह से सपोर्ट नहीं करती है। वो कहते हैं अगर सिस्टम बन गए तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसा क्यों है और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है? उसमें कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि जो आप
आपकी लिमिटेशन बढ़ जाती हैं। जब आप अगर हम कमर्शियल में बात करते हैं तो कमर्शियल का में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप परचेजिंग पे लेकर जाते हैं, परचेज़ कर रहे हैं, 2 चीज़ें ख़रीदते हैं, तीसरी चीज़ आपको फ्री मिल जाती है, वो आप सिस्टम में नहीं ऐड कर सकते। सिस्टम उसकी इजाज़त नहीं देता। सिस्टम सारी चीज़ें ऐड करने को आपने ही खुद बनाया है, तो जब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर आप सिस्टम से बाहर वो चीज़ें करना शुरू हो जाते हो। तो वो जब सिस्टम से बाहर आते हैं तो फिर वो मैनुअल आप करते हो उसको, तो वहाँ पर आपको जो है गैप नज़र आता है, जिसको करने के लिए यही चीज़ है कि जी आप माइंडसेट जो है वो कहीं करें कि जी रिस्क देना किसी बंदे के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। वो अगर आप किसी 2 नंबरी से पैसा उठा भी लेते हैं कहीं से, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके जो है ना वो निकल जाएगा आपके हाथ से। तो इट्स बेटर कि अगर सिस्टम बनाया है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको फॉलो करें। Great. Thank you very much, Bilal, for your time, for your support and love. You're an amazing speaker, by the way. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी। बिलाल फारूक हमारे साथ हैं, वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल ऑफ